2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंसान को अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, मतलब बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ स्पेशली, किसी और से सच बोलो नहीं बोलो। उस पॉइंट पे क्या होता है, आपको पता हो जाता है अच्छा मेरा बेसिक्स यहाँ पे कमज़ोर है। जैसे मुझे सर पर्सनली मेरा 11th क्लास का वेक्टर्स वाला पोर्शन भी खराब ही था, मैंने उसको भी ठीक करा है इस प्रिपरेशन में। मैंने माइक्रो नोट्स सिर्फ एक रीज़न से बनाए थे कि जब भी सर मैं सोती थी ना, तो मेरे साथ ये होने लग गया था कि लास्ट के 3 मंथ्स में मैं एक एंग्जाइटी के साथ सोती थी कि मतलब नींद भी नहीं आ रही है, परेशान हो रही हूँ, क्या होगा, आज टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए या आज मैंने पढ़ाई उतनी नहीं करी। तो मैं माइक्रो नोट्स बनाए मैंने, वो हर सब्जेक्ट के अराउंड 6 to 7 पेजेस ही बनते थे। तो वो बनाए, आराम से रात को उसको देखा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर इससे 2 चीज़ें हो रही थी, एक तो मेरा एंग्जाइटी कम हो रहा था क्योंकि वो फॉर्मूलाज मैंने बहुत बार देख लिए हैं, और दूसरा कि जब मैं सो रही थी तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था कि ठीक है पीछे चलता रहेगा। मतलब बट एक टाइम के बाद कितने घंटे पढ़ना ना वो रेस्ट्रिक्शन बन जाता है अपने लिए कि अच्छा 6 घंटे हो गए, चलो अब क्यों चलो। मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं हाउस होल्ड जो भी अपना काम करती थी उसमें भी मेरा ये था कि अच्छा दिमाग में ये चल रहा है, खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं तो अच्छा पानी पी रहे हैं ग्लास से पी रहे हैं, ये डीप ड्राइंग से बना होगा। तो ऐसे सर कुछ कुछ ऐसे चलता रहता था, तो तब डीप ड्राइंग फिर उसका फॉर्मूला फिर ऐसे, तो मैं इसको थोड़ी ना जॉट डाउन करके अच्छा इस टाइम पे भी तुम पढ़ रही थी तो इसको 6 घंटे में इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ, पॉइंटलेस। सर ये नींद पे भी मुझे एक पॉइंट बोलना था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि है ना नींद ले रही हूँ, 8 घंटे सो रही हूँ, 9 घंटे सो रही हूँ, बट एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना सो रही हूँ उतना मैं शांत भी हूँ, उतना मेरे दिमाग में चीज़ें स्टोर हो रही हैं। तो मतलब मैं ये नहीं, ऑब्वियसली जिनके सर्कमस्टांसेस हैं उनको तो सर जागना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये सोच के पूरे दिन जग रहे हैं ना कि मैं बस है ना 5 घंटे सोता हूँ बाकी पूरे दिन पढ़ लूँगा या पूरे दिन पढ़ लूँ, और सर ऑब्वियसली वो तो इस पे मुझे बात करनी थी। सर ऐसा ऐसा होता है कि आपने एक लाइन बोली थी ना कि मैकेनिकल में सब्जेक्ट्स नहीं होते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि जब मैं स्टार्ट करती थी पेपर तो मैं अच्छा ये वाला इस सब्जेक्ट का है, ये वाला इस सब्जेक्ट का है, तो करना ही है तो नहीं ही करना है अगर फेवरेट नहीं है तो। फिर वहाँ पे भी मैंने एक पॉज लिया, मैंने कहा देखो सर ने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जब सर ने बोल दिया। तो मैंने ये किया कि जब वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात अलग से करो तो तुम सब्जेक्ट्स देखो, लेकिन अगर तुम एफएलटी की बात कर रहे हो या रियल गेट की बात कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और स्पेशली अपने सराउंडिंग में इस टाइम पे जितना हो सके पॉजिटिव लोगों को रखना। नेगेटिव लोग जैसे ही आपको मिल रहे हैं, पहली बात तो रखना ही बहुत कम लोगों को है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रखो बिकॉज वो तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, उनका ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे लिए नेगेटिव सोच लिया। मुझे सर ऑनेस्टली आयुषी मैम ने बहुत हेल्प करी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं आयुषी मैम को कॉल कर देती थी। तो ऐसे हर जगह मुझे हेल्प मिली है, एक्सर्जिक में पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प थी। तो पेरेंट्स मतलब स्पेशली मेरे नानी नाना उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, मैं अभी भी उनके पास ही रह रही हूँ, तो दे सपोर्टेड अ लॉट। उनको था आराम से पढ़ो, बस पढ़ो तुम। Hello everyone. In this session, we have GATE 2025 mechanical topper दर्शिका with us. दर्शिका जोधपुर से हैं और अपनी बीटेक उन्होंने NBM जोधपुर से ही की है and she was enrolled in Exergic full video course, question bank, test series and then in pro video course as well. तो सबसे पहले congratulations दर्शिका for top rank in GATE 2025. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपने जर्नी के बारे में बताओ, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, स्टार्टिंग से आप बताओ। तो मुझे गेट के बारे में स्टार्टिंग में कॉलेज के टाइम पे पता चला था। उसके बाद 2022 में हमारा पास आउट ईयर है, मेरा पास आउट ईयर 2022 है। उस टाइम पे उतना अच्छे से लगा नहीं कि मैं कर पाऊँगी या ऐसा कुछ अच्छा हो पाएगा ये जर्नी। तो कैंपस प्लेसमेंट्स भी थे, सो आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द गुड कंपनीज, एनबीसी। आई गॉट प्लेस्ड देयर, तो वो जयपुर में सिचुएटेड है। सो तब मैं जयपुर आ गई थी, यहाँ पर मतलब मेरा ननियाल है तो आई लिव हियर नाउ। यहाँ उसके बाद में 1 साल मैंने वो किया, एनबीसी का जॉब किया। उस जॉब के बाद में मैंने अच्छे से स्टार्ट किया, आई क्विट। मुझे लग गया था कि नहीं वो करना तो है ही ना, क्योंकि गेट तो करना ही है। तो तब मैंने स्टार्ट किया अच्छे से, आई टारगेटेड 2025। फिर मैंने वो जर्नी 2024 में स्टार्ट की थी जो अब जाके फाइनली एंड हो रही है। जो प्रिपरेशन हुई, सीरियस प्रिपरेशन
और सीरियस अटेम्प्ट वो कितने हुए? ये फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट बोल सकते हैं कि इससे पहले भी? सर मैंने फुल वीडियो कोर्स एक्सर्जिक का ले लिया था 2023 के टाइम पे, जब मैं 24 का सोच रही थी। बट वही जॉब थोड़ा सा हेक्टिक था मेरा, सो अच्छे से हो नहीं पाया मुझसे। मतलब कर लेते हैं बच्चे, मुझसे नहीं हो पाया था ऑनेस्टली। तो मैंने वहाँ पे फिर सोच लिया कि ये तो दो नाव में पैर रखने वाला काम है, सो आई शुड गो ऑन वन साइड। तो मैंने क्विट किया एंड तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो जो स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती हैं बेसिक से हम आगे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली जब आप सिलेबस कवर करते हैं तो सही से समझना और उसको नोट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज स्टेप 1 बेसिकली, राइट? तो हाउ डिड यू इंश्योर कि नोट्स सही से बन रहे हैं, जो भी लेक्चर्स में बताया जा रहा है वो सब नोट्स में सही से कैप्चर हो रहा है? ये कैसे आपने इंश्योर किया? सर ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम में जब नोट्स बनते हैं तो बहुत ऐसे होता है कि ठीक है आप अच्छे से देख रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, बना रहे हैं। मैंने ये किया था कि जब मैंने स्टार्टिंग में फुल वीडियो कोर्स लिया था, तब वो 2023 की बात है, मैंने पूरा एक बार बना लिया था सब सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स। सेकेंड टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया तो मैंने एक नोटबुक ली, उस नोटबुक में मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना शुरू किया। उस नोटबुक में मेरे 2 पॉइंट्स रहते थे। सबसे पहला पॉइंट कि मैं जो भी आज सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, वो सब्जेक्ट का मैं ऑन स्पॉट नहीं लिखती थी। मैं पहले पढ़ लेती थी पूरा, अच्छे से उसको समझ लेती थी। फिर रात का या शाम का एक स्लॉट रखती थी जब मैं उसमें बिना देखे लिखती थी कि अच्छा ये। तो उससे मेरे शॉर्ट नोट्स भी बनते थे, मुझे रिकॉल भी करना पड़ता था, अच्छा आज ये पढ़ा था मैंने। तो ऐसे करके मैं वो जॉट डाउन कर लेती थी कि ओके ये हो गया है। तो ऐसे करते करते मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बनाए थे। सेकंड पॉइंट मेरा शॉर्ट नोट्स में ये रहता था कि मैं हर सब्जेक्ट के पीछे 2 पेज छोड़ती थी कि इन केस होता है सर बार बार, मतलब मेरे साथ तो ये हो रहा था कि मुझे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी कि मेरे एंड पे ही कुछ छूटा होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैं इंश्योर ये करती थी कि 2 पेज छोड़ो आप, कोई बात नहीं आप पूरा टाइम लो लेकिन आप 2 पेज छोड़ो, उसको देखो समझो फिर वापस नोट डाउन कर लो, कोई बात नहीं अपने ही नोट्स है, आप बार बार मॉडिफाई कर सकते हो। तो मेरा नोट्स में तो सर ये रहता था कि पर्टिकुलर ऐसे बनाए थे मैंने नोट्स। सर इस अटेम्प्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने 4 चीज़ें करी थी। शॉर्ट नोट्स, मेरे मिस्टेक कॉपी जो आप हमेशा बताते हैं वो, और थर्ड मेरे पास था मेरे माइक्रो नोट्स, और फोर्थ मेरे पास था मेरे न्यूमेरिकल नोट्स। ये 4 चीज़ें ही थी जिसके बेसिस पे मैंने पूरा रखा था। तो न्यूमेरिकल नोट्स में भी ऐसा था कि मैं बहुत बार क्वेश्चंस ही लिखना शुरू कर देती थी, क्योंकि मेरे साथ सर प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रही थी। ये मुझे रियलाइज़ हो गया था बीच में कि जब एग्ज़ाम देते ना तो अच्छा पैनिक मोड में ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, आंसर निकालना स्टार्ट कर दो। वो गलतियाँ तो जो जो गलतियाँ हो रही थी ना, मैं हर नोटबुक में कुछ ना कुछ गलतियाँ अपनी रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ऐसे करके सर नोट्स बनते थे मेरे। अंडरस्टूड। और उनका रिवीजन कैसे होता था इन सब नोट्स का? सर शॉर्ट नोट्स का तो मैं ऐसे करती थी कि जैसे पहला सब्जेक्ट ख़त्म हुआ तो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये है, ये बाय डिफ़ॉल्ट करना है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि ठीक है 5th सब्जेक्ट 6th सब्जेक्ट पे पहुंच गए और फर्स्ट वाले का बहुत बार हो गया, तो मैं उसको पॉज देके सेकंड वाले से स्टार्ट कर देती थी, बट सीरीज़ में करती थी मैं रिवीजन हमेशा। और शॉर्ट नोट्स को कभी मैं ऐसे नहीं छोड़ती थी कि कहीं पे, वो नोटबुक हमेशा मेरे पास रहती थी कि जब भी मन किया बस खोल के पढ़ना शुरू, पढ़ना शुरू, पढ़ना शुरू। तो ऐसे करती थी मैं। और माइक्रो नोट्स का सर बहुत इंपॉर्टेंस था मेरे साथ, क्योंकि मैंने रिवीजन माइक्रो नोट से नहीं किया था। मैंने माइक्रो नोट्स सिर्फ एक रीज़न से बनाए थे कि जब भी सर मैं सोती थी ना तो मेरे साथ ये होने लग गया था कि लास्ट के 3 मंथ्स में मैं एक एंजाइटी के साथ सोती थी कि मतलब नींद भी नहीं आ रही है, परेशान हो रही हूँ, क्या होगा क्या होगा, आज टेस्ट में मार्क्स अच्छी नहीं आए या आज मैंने पढ़ाई उतनी नहीं करी। तो मैं माइक्रो नोट्स बनाए मैंने, वो हर सब्जेक्ट के अराउंड 6 to 7 पेजेस ही बनते थे। तो वो बनाए, आराम से रात को उसको देखा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सर इससे 2 चीज़ें हो रही थी, एक तो मेरा एंजाइटी कम हो रहा था क्योंकि वो फॉर्मूलाज मैंने बहुत बार देख लिए हैं, और दूसरा कि जब मैं सो रही थी तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था कि ठीक है पीछे चलता रहेगा। मतलब इंस्टेड ऑफ कुछ और देखने के या सोचने के डरने के, मैंने माइक्रो नोट्स ही बना दिए कि अब इसको देखते देखते मैं सो जाऊँगी। तो माइक्रो नोट्स का ये था। अब बाकी न्यूमेरिकल नोट्स का रिवीजन सर ऐसे रहता था कि ज़्यादातर वो उसका पेस मैंने पकड़ा था जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था। तो मैं ट्राई करती थी कि जैसे सेकंड मॉक दे दिया तो उससे पहले रिवाइज़ कर लिया, थर्ड मॉक दे दिया उससे पहले रिवाइज़ कर लिया। तो उसका ऐसे रहता था। शॉर्ट नोट्स का सर मैंने बताया कि मैं उसको तो जाने ही नहीं देती थी, बस करते जाओ, जब जब टाइम मिल रहा है उसी को ही घुमाओ, क्योंकि एक नोटबुक है सर, घुमा लो जितनी बार घुमा सकते हो उसी को ही। एंड सर मिस्टेक कॉपी का ये रहता था कि जब भी मैं कोई टेस्ट दूंगी, वो टेस्ट चाहे मेरा 12th टेस्ट चल रहा है, मैं 11th
सारे टेस्ट जितने भी प्रीवियस 11 टेस्ट थे, मैं उनका सबका देखूंगी कि क्या गलती करी, सिर्फ प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस नहीं। तो सारा देखती थी मैं बैठ के, मुझे याद, स्टार्टिंग वाला कितना भी बार देख लिया, और देखना है तुम्हें कि क्या गलती करी। ये सर मेरे लिए तो वर्कआउट कर गया। अब मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगी एस्पायरेंट्स को कि हर चीज़ सर आइट्रेशन से होती है। आप जितना मतलब करेंगे ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं सर, उसके बाद मुझे फिगर आउट हुआ ठीक है ये मेरे लिए बेस्ट है, तो वो मैंने करा। बिल्कुल, तो आपको ट्राई करना है अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जो आपसे शेयर की हैं दर्शिका ने, और देखना है क्या आपके लिए बेटर है, क्या स्टिक कर रही है आपके लिए। और बार-बार जो स्पेसिफिकली वो है आप मिस्टेक से गो थ्रू करेंगे, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है मैंने गलतियाँ की हैं, बट मुझे ध्यान है कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगी या करूँगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपने जो प्रिपरेशन की रिज़ाइन करके, तो ऑब्वियसली एक बड़ा स्टेप होता है रिज़ाइन करना, तो क्या कोई प्रेशर वगैरह था माइंड में? सर ऑनेस्टली सर मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे पास मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरी बहुत हेल्प करी थ्रू आउट द जर्नी। वो मुझे यही बोलता था कि कर ले, हो जाएगा। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बहुत सारी जगह पे टिप्स देना, ट्रिक्स देना। जैसे सर एक टिप मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं जब मॉक दे रही थी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि नवंबर अराउंड मेरे मार्क्स ठीक आ रहे थे, दिसंबर में मेरे मार्क्स ड्रॉप हो गए। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मार्क्स नीचे गिर गए। तो उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक मोड में आ गई। सो ही शेयर्ड कि एक काम करो, तुम जब टेस्ट दे रही हो ना, एक टेस्ट तुम ऐसा दो कि तुम टाइमर के ऊपर ही स्टिकी नोट लगा दो, तुम देखो ही मत टाइम को कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। तो मैंने वो ट्राई किया, एंड सडनली अपने एक्सर्जिक में ये होता है कि 3 लेवल्स पे टेस्ट होते हैं, इजी, मॉडरेट, टफ। वो वाला मॉडरेट टेस्ट था। स्टिल उसमें मैंने मैनेज कर लिया 68 लाना। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा, तब मुझे ये फिगर आउट हुआ कि ये मैं गलती कर रही हूँ, कि मतलब मैं बार बार टाइम को, अच्छा 3 मिनट होगा एक क्वेश्चन छोड़ना है, 4 मिनट होगा एक क्वेश्चन छोड़ना है, वो साइकिल के कारण। तो ऐसी टिप्स उसने शेयर करी। प्लस मुझे सर ऑनेस्टली आयुषी मैम ने बहुत हेल्प करी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं आयुषी मैम को कॉल कर देती थी। तो ऐसे हर जगह मुझे हेल्प मिली है। एक्सर्जिक में पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प थी। तो पेरेंट्स, मतलब स्पेशली मेरे नानी नाना, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मैं अभी भी उनके पास ही रह रही हूँ, तो दे सपोर्टेड अ लॉट। उनको था आराम से पढ़ो, बस पढ़ो तुम। तो वैसा था। बहुत अच्छा। नहीं, बहुत सही, बहुत स्पेशली जो टिप्स तुमने शेयर किया टाइमर वाला, आई एम श्योर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और उनको उसका फ़ायदा दिखेगा डेफिनेटली, क्योंकि माइंड आपका आधा टाइम में जाता रहता है ना, तो फोकस नहीं हो पाता है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद ही रियलाइज करते हो कि यार ज़्यादा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, फिर आप टाइमर देखो, है ना। बट अगर आप बार बार देखते रहोगे, इट्स नॉट गुड। यस सर। अपने प्रिपरेशन में कुछ कंसिस्टेंसी रिलेटेड इश्यूज फेस हुए क्या, कि कंसिस्टेंटली इजीली यू आर एबल टू स्टडी डेली? नहीं सर, बहुत बहुत टाइम आता था जब आई यूज़ टू फील डीमोटिवेटेड। बहुत लोगों को देख के मुझे लगता था कि रिज़ाइन कर दिया जॉब, बिकॉज मेरी जॉब और मेरे घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स ही है। तो मतलब वो भी एक बड़ा स्टेप था कि मैकेनिकल इंजीनियर होके तुमने रिज़ाइन कर दिया ऐसे ही। तो वो तो दिमाग में चलता रहता था कि क्या होगा, यही नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो बट ठीक है फिर। वो है ना कि जब सोच ही लिया है तो अब मतलब क्या है, अब खोने को तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास अभी राइट नाउ, कि तुम क्या ही कर लोगे यस। पढ़ाई के अलावा। तो मैं सर उसके अलावा मैं वीडियोस देखती थी कुछ। सर मुझे याद है एक वीडियो आपका था, बहुत पुराना वीडियो है सर। उस वीडियो में आपने कहा था कि तुम उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जिनके कुछ के पेरेंट्स नहीं है, फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तो अपने से थोड़े से कम प्रिविलेज लोगों को जब देखते हैं ना, तो लग जाता है कि ये भी तो कर रहे हैं ना, फिर क्या। बिल्कुल। तो सर मैं ऐसे ये भी फिर देख, क्या एक्सक्यूज है? फिर क्या एक्सक्यूज़ है। तो मैं वो वीडियोस भी देखती थी। प्लस अब जब छोटे से हम अभी सर उस एज में बहुत मेच्योरिटी लेवल पे तो आए नहीं है, तो ऐसा हो जाता है ना कि जिन्होंने कुछ बोला था उनको भी हाँ तुम्हें दिखाना है हमें। तो वो करना भी एक जब वो पॉजिटिव आ जाता है ना कि अच्छा तुम्हें दिखाना है, तो उसके लिए पढ़ लो। यस, यस, यस। तो वो थोड़ा बहुत मैं चाहती थी कि वो भी एक स्पार्क की तरह काम करे कि हाँ। तो ऐसे कर करके थोड़ा बात कर लिया, फैमिली से बात कर ली, फ्रेंड्स से बात कर ली, और स्पेशली अपने
सराउंडिंग में इस टाइम पे जितना हो सके पॉजिटिव लोगों को रखना है। नेगेटिव लोग जैसे ही आपको मिल रहे हैं, पहली बात तो रखना ही बहुत कम लोगों को है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को रखो, बिकॉज वो तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे, उनका ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे लिए नेगेटिव बिल्कुल सोच लिया। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और एक दो फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं या पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली फैला रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट था यस सर मेरे लिए तो। बिल्कुल सही पॉइंट है, एकदम वैलिड पॉइंट है। सारे छोटे छोटे चीज़ें जहाँ से भी आपको मिल रही हैं जो आपको पॉजिटिव रख रही हैं, उनको आप रखिए। वो भी पॉइंट है कि मुझे करके दिखाना है, पॉजिटिव एग्रेशन है वो एक, वो भी हेल्प करता है। तो जहाँ से भी आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख के सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं आप, उसको कंटिन्यू करिए। जो एग्जाम के 3 आवर्स थे दर्शिका, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? पहले कौन सा सब्जेक्ट या एप्टी या टेक्निकल, क्या स्ट्रेटजी थी एग्जैक्टली और कैसे वो वर्कआउट किया एग्जाम में? ओके, तो सर इसमें भी बहुत आइट्रेशंस लगाए थे, बहुत कुछ की। एक मुझे याद है एक पर्टिकुलर एग्जाम में तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया, सारे मार्क फॉर रिव्यू कर दिए स्टार्टिंग से, कि मतलब जो मेरे को समझ आ रहा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू करती गई। फिर उनको अनमार्क करती गई जब मैंने वो करा कि हाँ मुझे करने ही ये पर्पल वाले हैं सारे। तो एक ये स्ट्रैटेजी भी लगाई थी। बट मेरे लिए जो वर्क करी बेस्ट, मेरा ऐसा था सर, एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब खुद का पोटेंशियल यहाँ पे आके इंसान को पता होना चाहिए। तो मेरा ये था कि मेरा एप्टी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, टेक्निकल स्टार्ट करूँगी। टेक्निकल से स्टार्ट किया, पूरा एंड तक गए, वही जो क्वेश्चंस अच्छे से हो रहे हैं वो करते जाओ। अब उसमें भी मेरे साथ एक चैलेंज ये था कि स्टार्टिंग के 20 मिनट्स जो थे, मेरा ब्रेन मतलब कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मैं पढ़ती थी, लेकिन एकदम से क्लिक नहीं हो पाता था कि अच्छा हाँ तुरंत कर लिया। तो वो तुरंत वाला फेज़ मेरा आ नहीं रहा था। तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा हो भी रहा है तो तुम एक काम करो, तुम मार्क फॉर रिव्यू उनको कर दो। ईजी कोई बात नहीं, 1 मार्क का है, बहुत ईजी है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, तुम्हें पता है तुम कर तो लोगी ना इन 3 घंटों में, ठीक है। तो मैंने उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब 20 मिनट्स होते ही मेरा ब्रेन स्टार्ट हो गया कि हाँ चलो, ये सर एक मोटर की तरह है मेरा ब्रेन तो, कि धीरे धीरे ऐसे वार्म अप। वार्म अप टाइप। तो मैंने फिर मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है, फिर मैं चाहे 38 क्वेश्चन पे आ गए, 28 पे आ गए, कहीं पेपर भी आए हो, पर अब तुम्हारा ब्रेन एक बार स्टार्ट हो गया ना, फिर पेन चलने लगता है अपने आप, क्योंकि मसल मेमोरी में इतना डाल दिया है। फिर अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंची, फिर वापस स्टार्टिंग में गई, जितने मार्क फॉर रिव्यू थे उनको ख़त्म कर दिया। ये अराउंड 130 आवर्स लगते होंगे इसमें करने में, क्योंकि 1 घंटे में तो पूरा पेपर का वो होता था एनालिसिस मेरा। तो 130 आवर्स के बाद मेरा ये होता था कि अब मुझे एप्टी पे शिफ्ट करना है 1 आवर 30 मिनट्स के बाद। अच्छा अच्छा वन आवर अच्छा, थर्टी ओके मिनट्स ओके के बाद, ठीक है। ये सर, 1 आवर 30 मिनट्स के बाद मेरा ये होता था कि अब एप्टी पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मेरा मोनोटोनस होता जाता था। तो मैं शिफ्ट हो गई एप्टी पे। अब मैंने एप्टी में मेरा ये सेट था कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा अच्छा है नहीं, तुम्हें पता है, तो अब तुम क्या करो, 30 to 40 मिनट्स की लिमिट ही डाल दो कि बस इतने में ये करने हैं, ख़त्म करो इसको। इसको एक बार ख़त्म करके साइड में रखो, तुम्हारा प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ना तो बहुत ही स्टार्टिंग में रखा एप्टी, ना मैंने बहुत ही एंड में रखा, मैंने उसको बीच में स्लाइड इन कर दिया। वो करने के बाद सर 30-40 मिनट्स के बाद मैं वापस टेक्निकल पे स्विच हो जाती थी। फिर मैं आराम से उसमें राउंड्स अपने जितने 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, जितने भी मेरे से होते जाते थे। क्योंकि मैंने सर ये भी वही आइट्रेशंस के बाद, मेरे को बहुत आइट्रेशंस के बाद मुझे पता चल गया था कि अच्छा मेरे लिए ये वर्क करेगा। तो ये था सर कि लास्ट टाइम, मतलब लास्ट में आते आते मुझे ये पता चल गया था। फिर मैंने ये किया कि जो एंड वाला राउंड्स होते थे ना, उसमें सर जब आप एप्टी से वापस शिफ्ट होते हो ना, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ टफ क्वेश्चंस भी बन जाते थे टाइम से, कि हाँ मतलब हो गया। तो इसलिए फिर मैंने यही रखा, मैंने कहा अब रुक जाते हैं, ये सही अप्रोच है, इस पे चलते हैं। तो ये थी सर मेरी अप्रोच। इसका मेरे हिसाब से शायद ये इसीलिए वर्क करता है क्योंकि आपको एक ब्रेक मिलता है, जब माइंड को डायरेक्शन थोड़ी आप एप्टी में अलग जाते हो, तो उसी क्वेश्चन को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाते हो जब आप दोबारा आते हो जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो इसीलिए दिस इज अगेन वन मोर स्ट्रेटेजी जो आप स्टूडेंट्स अब ट्राई कर सकते हो, देखो कैसे वर्कआउट करती है ये। अच्छा दर्शिका, यू मेंशन्ड कि आप क्वेश्चन जो रीड कर रहे थे उसमें जल्दी कर रहे थे या गलती कर रहे थे? एट सम पॉइंट आई रिमेम्बर, अभी आपने लास्ट मिनट में कुछ बोला ऐसा ये सब कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे थे, ऐसा था क्या? सर ऐसा था कि मैं पढ़ती, और मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख ली, या जैसे शेयर स्ट्रेस दिया फटाफट लिख लिया। थोड़ा सा जो पॉज होता है ना, अपन जिसको कहते हैं काम कंपोज होके, वो मैं नहीं कर रही थी। मतलब एक पैनिक मोड ऑन था मेरा हमेशा ही।
तो उसको ठीक करने के लिए मैंने एक चीज़ तो वो करी, न्यूमेरिकल नोट्स में मैंने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किया। जब मैं क्वेश्चन लिखती थी अपने हाथ से तो मैं पढ़ती जाती थी कि देखो ऐसे तुम्हें पढ़ना है, ये हैबिट भी डालो। मतलब बहुत सर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट सेकंड में सिखाई जाती थी, मैंने वो भी करी हैं। कि ऐसे नहीं सोचना है कि तुम 24 25 की हो तो तुम तो कर लोगी, नहीं, आराम से करो, कोई बात नहीं। तो मैंने वो भी किया कि मैंने उसको उससे उसके थ्रू लिख के क्वेश्चन को। लिख के क्वेश्चन को। बहुत बार मैं सर जब पढ़ती थी तो मैं कोशिश करती थी कि आज वाले टेस्ट में जो भी अपने सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज होते थे उनमें मैं ट्राई करती थी कि आज वाले में बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं, बहुत बहुत कम क्वेश्चन होंगे, टाइम देखो ही मत। अब कुछ टेस्ट में मैंने टाइम ही एलिमिनेट कर दिया था कि नहीं देखना है, आप आराम से करो क्वेश्चंस को और समझो। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी था, तो जब भी मुझे ऐसा लगता था ना मैं जाके क्वेश्चंस रीड करने वाला जो मेरा पॉइंट था मैं वहाँ पे ट्राई आउट करती थी कि ठीक है आराम से बैठ के पढ़ो। तो मेरे साथ सर ये होता था कि मैं बिल्कुल। ऐसे अपने आप को ठीक करती थी। बहुत सही स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि आप लिखेंगे जब आप, तो ऑब्वियसली आपको एक एक वर्ड लिखना है, मतलब एक एक वर्ड पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है, पहली बार मैंने सुनी है ऐसी स्ट्रेटजी, बट आई एम श्योर कि आप बहुत से स्टूडेंट्स इसको इंश्योर करेंगे कि लिख के क्वेश्चन को करो। और वो तब आप कर सकते हो बेटर जब आपका ध्यान टाइमर पे कम है। तो इफ पॉसिबल ऐसे कुछ क्वेश्चन सोर्सेज जैसे क्वेश्चन बैंक जहाँ टाइमर नहीं है, वहाँ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी को, है ना। यस सर। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था दर्शिका? हाँ सर, इस पे मुझे बात करनी थी। सर ऐसा ऐसा होता है कि आपने एक लाइन बोली थी ना कि मैकेनिकल में सब्जेक्ट्स नहीं होते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। तो मेरे साथ ये हो रहा था कि जब मैं स्टार्ट करती थी पेपर तो मैं अच्छा ये वाला इस सब्जेक्ट का है, ये वाला इस सब्जेक्ट का है, तो करना ही है तो नहीं ही करना है अगर फेवरेट नहीं है तो। फिर वहाँ पे भी मैंने एक पॉज लिया, मैंने कहा देखो सर ने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जब सर ने बोल दिया बोल दिया। तो मैंने ये किया कि जब वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात अलग से करो तो तुम सब्जेक्ट्स देखो, लेकिन अगर तुम एफएलटी की बात कर रहे हो या रियल गेट की बात कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर क्या करो, सिर्फ एक माइंडसेट से जाओ, क्वेश्चन या तो होगा या नहीं होगा, बस। कि ये मेरा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक मैकेनिकल एक सब्जेक्ट पूरा है मेरे सामने। अब इसके अंदर या तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह जो भी है ये मेरे को तब तक करना था जब मेरा वीकनेस स्ट्रेंथ कहाँ पे गलतियाँ कर रही हूँ ये सब मैं एनालिसिस के टाइम करना है, ये सब अभी एग्जाम के टाइम पे नहीं करना है। तो सर वो 3 घंटे में मैं यही सोच के बैठती थी कि कोई फेवरेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, करो। बहुत बढ़िया। क्योंकि उससे हमारे माइंड में प्री कंसीव नोशन होते हैं ना कि अरे मेरे से ये नहीं होता या वो नहीं होता, तो वो आपको साइकोलॉजिकल बैरियर एक माइंड में क्रिएट हो जाता है, पहले ही आप डर जाते हो या पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो वो आपको प्रिवेंट करना है। बहुत यूजफुल टिप वंस अगेन। Yes. अच्छा, जैसे यू मेंशन दैट फ्रेंड से बात होती थी कभी कभी, जो बूस्ट करते थे प्रिपरेशन में, हेल्प भी करते थे, टिप्स भी देते थे, बट कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होता था, नॉट नेसेसरली फ्रेंड से ही, बट सोशल मीडिया इन जनरल, इन सब चीज़ों से। सर मैंने इंस्टाग्राम तो 2 साल पहले डिलीट ही कर दिया था, मतलब डीएक्टिवेट भी नहीं, डिलीट लाइफ से ही हटा दिया था। और अभी भी अब जब एग्ज़ाम हो गया तब भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसके बिना मैं कुछ लूज़ कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो वो तो हट गया था बिल्कुल। उसके अलावा मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ। तो मतलब सिर्फ एक ही जगह ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बची थी जैसे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का मेरा ये था कि मैंने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले उसको भी हटा दिया था कि नीड ही नहीं है। आप मतलब मुझे ऐसा था सर, एक तो मैं अपने नानी नाना के पास रहती हूँ तो मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ। तो मैं उनसे बातें कर लेती थी, कुछ भी होता था तो मैं फ्रेंड से बातें कर लेती थी। मेरे फ्रेंड्स सर ऐसे थे कि उनको जब तुझे बात करनी है तब करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये बूस्टअप ही होता था कि अच्छा चलो ठीक है। डिस्ट्रैक्शन तो सर ऐसा कुछ था नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्शन मेरी ही साइड से था। वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ही थे कि अरे आज नींद ज़्यादा ले रहे हैं आज। सर ये नींद पे भी मुझे एक पॉइंट बोलना था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि है ना नींद ले रही हूँ, 8 घंटे सो रही हूँ, 9 घंटे सो रही हूँ। बट एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना सो रही हूँ उतना मैं शांत भी हूँ, उतना मेरे दिमाग में चीज़ें स्टोर हो रही। तो मतलब मैं ये नहीं, ऑब्वियसली जिनके सर्कमस्टांसेस हैं उनको तो सर जागना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये सोच के पूरे दिन जग रहे हैं ना कि मैं 10 घंटे, मैं बस है ना 5 4 5 घंटे सोता हूँ बाकी पूरे दिन पढ़ लूँगा या पूरे दिन पढ़ लूँगी, उस सर ऑब्वियसली वो तो
मतलब गलत ही है। मेरे जैसे नॉट बच्चे तो ऐसे प्रैक्टिकल। स्पेशली मत ही सोचो। ठीक है, ऐसे सोना, कितने घंटे पढ़ना, इन सब से कुछ नहीं होता है। कितने घंटे पढ़ने वाला भी सर ऐसा था कि स्टार्टिंग में कितने घंटे पढ़ना इसलिए था क्योंकि मैं तब भाग जाती थी पढ़ाई से उठ उठ के कि अरे, तो और पता भी नहीं चलता था कि 1 घंटा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में एक बैरियर सेट करना इंपॉर्टेंट है। बट एक टाइम के बाद कितने घंटे पढ़ना ना वो रेस्ट्रिक्शन बन जाता है अपने लिए कि अच्छा 6 घंटे हुए, चलो अब क्यों चलो। मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं हाउस होल्ड जो भी अपना काम करती थी उसमें भी मेरा ये था कि अच्छा दिमाग में ये चल रहा है, खाना खा रहे हैं पानी पी रहे हैं तो अच्छा पानी पी रहे हैं, ग्लास से पी रहे हैं, ये डीप ड्राइंग से बना होगा। तो ऐसे सर कुछ कुछ ऐसे चलता रहता था। तो तब डीप ड्राइंग, फिर उसका फॉर्मूला, फिर ऐसे। तो मैं इसको थोड़ी ना जॉट डाउन करूँगी, अच्छा इस टाइम पे भी तुम पढ़ रही थी तो इसको 6 घंटे में इंक्लूड करूँ एक्सक्लूड करूँ, पॉइंटलेस। तो वो सर मुझे था कि तो डिस्ट्रैक्शंस तो सर नहीं थे, प्लस मैंने 2-3 टिप्स अपनी तरफ से ही सर शेयर कर दी। बहुत बहुत नहीं, सही चीज़ है ये। आई हैव बीन थ्रू दिस फेज कि ये किस से बना होगा, ये किन प्रोसेस से बना होगा। तो ये बहुत सही चीज़ है, आपके माइंड को एक्टिव रखता है ये। और एक्चुअली गेट में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, तो व्हेन यू रिलेट व्हाट यू हैव कवर्ड आउटसाइड ऑफ योर बुक्स आल्सो, तो बहुत आपको एक अलग तरीके से उसका कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब होता है। तो वो बहुत सही टिप है एक्चुअली ये भी। जो 3 आवर्स रहे इस बार, ऑब्वियसली गेट का लेवल इजी आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है ये? यस सर। सर उसमें तो ऐसा था कि स्टार्ट किया, पक्का यही है, पक्का यही है, मतलब हर क्वेश्चन पे डाउट होते जा रहे थे कि पक्का यही है। फिर मैं जनरली जब मॉक देती थी मैं कभी ये नहीं देखती थी कि 1 मार्क का है 2 मार्क का है। सर आपने भी वो एडवाइस किया था कि ऐसे नहीं देखना होता है, तो मैं नहीं देखती थी। मुझे ऐसा था कि अगर मैंने ये देख, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चन थे जो मेरे से 1 मार्क से भी पहले बन जाते थे कि टाइम वाइज बहुत जल्दी बन गए। तो Yes. इसलिए मैं आई यूज टू अवॉइड दैट कि ये नहीं करना है। बट गेट में मैं ऐसे हो गई, ये पक्का 2 मार्क का है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइकोलॉजिकल हिट हुआ कि ये क्या हो गया इस बार। बट ठीक है, पूरे टाइम फिर ये आधे एग्जाम के बाद थोड़ा सा ये डर लगने लग गया कि इस बार कंपटीशन हाई जाएगा। तो फिर मैंने खुद को उस टाइम पे संभाला, मैंने कहा इस टाइम सिली मिस्टेक नहीं करनी, अब ये गेम नॉलेज का है ही नहीं, दिस इज ऑल अबाउट सिली मिस्टेक। तो जितनी कम कर सके ना उतनी कम कर लो। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैंने खुद को समझा दिया था कि यहाँ पे नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज सबके पास उतनी ही है इस टाइम पे। तो अब इस पेपर में, हाँ हाँ, वही वही। तो वो था सर। तो कितनी हुई सिली मिस्टेक फाइनली? सर थी एक क्वेश्चन में, जैसे हमेशा रहती हैं, तो एक क्वेश्चन में था कि 0 एक एक्स्ट्रा पुट कर दिया, उस कारण आंसर ही पूरा चेंज हो गया। तो ऐसे कुछ करी थी मिस्टेक्स। बट ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगी कि सर 2 to 3 क्वेश्चंस में ही हुई थी, ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने वो नहीं करा कि सिली मिस्टेक हुए जा रही हुए जा रही है। ऐसे क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि गेट एस्पिरेंट्स में होने ही चाहिए टू गेट सक्सेस इन गेट? मे बी वन, मे बी मोर देन वन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने 2 चीज़ों पे काम किया, मैं मेरा बता देती हूँ। तो मैंने ऐसे किया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इंसान को अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, मतलब बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ स्पेशली, किसी और से सच बोलो नहीं बोलो। तो सर उसमें ये हो जाता है कि उस पॉइंट पे क्या होता है, आपको पता हो जाता है अच्छा मेरा बेसिक्स यहाँ पे कमज़ोर है। जैसे मुझे सर पर्सनली मेरा 11th क्लास का वेक्टर्स वाला पोर्शन भी ख़राब ही था, मैंने उसको भी ठीक करा है इस प्रिपरेशन में। तो सर आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, बिकॉज इसमें मैंने इतने बेसिक्स क्लियर करे हैं और इतनी नई नई चीज़ें सोची हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबका ये रहे कि एक तो बेसिक्स क्लियर करने पे फोकस करो, सिर्फ ये नहीं कि इंजीनियरिंग के बेसिक्स, आप बेसिक के भी बेसिक्स मतलब बिल्कुल स्क्रैच से क्लियर करो, आराम से करो। कोई जल्दी नहीं है, कोई किसी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, सिर्फ खुद के साथ है। तो आप बस ये देखो कि लास्ट डे मैंने क्या सीखा था, अच्छा आज कुछ नया सीखा। जैसे सर मैंने ना बहुत सारी जगहों पे न्यूमोनिक्स वगैरह भी डेवलप किए थे। बहुत सारे ऐसे, जैसे एक आपने भी बताया था सर फ्लूइड मैकेनिक्स में, आई डू नॉट प्ले रग्बी बिफोर टेनिस वाला। तो ऐसे करके मैंने भी सीख के मैंने कहा अपन भी कुछ ट्राई करते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ करके वो भी करा। उसके अलावा कभी कभी जैसे मैकेनिकल में बहुत सारे ना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जो याद करनी पड़ती है। तो जैसे सर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अपना जो फ्लूइड ये हीट ट्रांसफ़र में एक पोर्शन है लैमिनार फ्लो, जिसके अंदर वो पाइप वाला उसमें हीट वाला हीट फ्लक्स एंड जो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट हीट फ्लक्स। यस सर। तो उसकी भी वो जो नस्ल नंबर वाले जो वैल्यूज़ वगैरह होते हैं वो याद करना।
तो सर मैंने उसको ऐसे किया था कि जैसे मेरे को ये तो याद हो गया था कि 3.6 और 4.3 ऐसा करके कुछ है, बट अब मैं ये कंफ्यूज थी किसका कौन सा है। तो मैंने क्या किया कि जैसे 4 होता है, उसको तुम उल्टा करोगे तो वो एच हो जाएगा, तो वो हीट फ्लक्स का हो गया। यही तुम 3 का देखोगे, 3.6 तो 3 है, तो 3 का तुम ऐसे करोगे तो ये वॉल हो गया, तो ये वॉल का हो गया। तो ऐसे करके सर कुछ कुछ बैठे बैठे डेवलप करते गए कि हाँ ये करना है। और ये तभी होगा जब एक बार उसमें घुस गए। अगर आपने ये सोचा ना कि ठीक है बेसिक्स ही तो हैं, आते तो हैं, हो जाएगा, वो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो एक तो खुद का पोटेंशियल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ पर हो, आराम से वहाँ से डेवलप करो आगे। और मैंने तो सर यही किया था। अभी तो सर मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि इतना बड़ा बड़ा कुछ ज्ञान दे पाऊँ, बट मैंने जो किया था मैं वो बता सकती हूँ सर। कि एक तो ये, दूसरा बेसिक्स पे आराम से काम कीजिए। और सर मुझे अभी एक और टिप देनी है। मेरे साथ जैसे ये हुआ था, शॉर्ट नोट्स में मैंने एक चीज़ करी थी, तो अगर कोई करना चाहे तो शॉर्ट नोट्स में मैंने स्टिकी नोट्स का यूज़ किया था। मैंने कहाँ पे किया था कि जैसे मेरे पास एक्सर्चिक का क्वेश्चन बैंक था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, PYQ, एंड देन FLTs, देन जो लाइव प्रैक्टिस सेशन होते थे यूट्यूब पे वो। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, तो क्या होता है एट द एंड यू गेट ओवरवेल्म्ड कि अरे यार ये क्या है, इतना सारा मैं कैसे करूँ, मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे था ये कैसे पता लगाऊँ। तो मैंने ये एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा, जैसे देख लिया कुछ भी, उसका मैंने वहीं पे स्टिकी नोट लगाया, FLT 12th 6th नंबर। अब जब भी तुम इसको पढ़ो जाके एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ फटाफट। तो ये क्वेश्चन दो हो सकते, दो पैटर्न पे हो सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन मैं FLT में ऐसे बिल्कुल ही 20-15 मिनट्स लेके सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं वो भी ऐड कर लेती थी। और सेकेंडली कि बहुत ही नया कोई कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसा जो मुझे लग रहा है गेट में आ जाएगा, ऐसे बहुत ही ज़्यादा कुछ इररेलेवेंट भी नहीं कि कहीं यूट्यूब पे कुछ भी देख लिया तो वो लिख लिया, वैसा भी नहीं। बिल्कुल प्रिसाइज कि ये है तुम्हारा PYQ का ये वाला पॉइंट है तो ये कर दो। तो वैसे करके वो स्टिकी नोट वहाँ पे रहता था। अब उससे एक बहुत अच्छा पॉइंट ये हो गया कि जब एंड में रिवीजन करते हैं ना अपन, तो ये हो जाता है कि सिर्फ पढ़ते जा रहे, एट द एंड तो न्यूमेरिकल एग्जाम है। अब वहाँ पे एकदम से हाथ चलना बंद हो गया, तो मुझे तो ये डर था कि एकदम से, मतलब दो मसल मेमोरी इतनी कर रखी है कि आज भी पूछोगे तो फॉर्मूला लिख देंगे, बट फिर वो टाइम लगाएगा रिकॉल करने में। तो मैंने ये किया कि उस टाइम जब मैं पढ़ती थी ना लास्ट के 2-3 दिन, तो मैं कुछ कुछ उसमें से न्यूमेरिकल उठा उठा के कर भी लेती थी कि लास्ट के 2-3 दिन में ही करती हूँ। अब वो पहले से करे हुए हैं तो डर तो लगेगा नहीं कि ये हो नहीं रहा है, पर हाथ में भी वो फॉर्मूलाज भी लिखती जाऊंगी कि अच्छा हाँ ये भी है। तो सर ये एक टिप थी जो मेरे लिए अच्छी हो गई थी भी। वर्क काफ़ी सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल और यूनिक से टिप्स हैं ये एक्चुअली। तो आई एम श्योर बच्चों को काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगा देख के कि आप ये इन अलग-अलग तरीकों से भी अप्रोच कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में यू प्रिपेयर्ड। तो जो भी टिप्स यू आर शेयरिंग आई एम श्योर वो बहुत यूज़फुल रहेंगे स्टूडेंट्स को। टुवर्ड्स द एंड ऐसा कुछ जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जो मैं पूछना मिस कर गया या तुम बताना मिस कर गई, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है? सर एक रिवीजन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने वो भी फॉलो, सर इतने मैं बता रही हूँ ना आइट्रेशंस करें कि बहुत कुछ अलग अलग सा आ जाता है। तो जैसे एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि लास्ट में जब गेट था, गेट के एक वीक पहले से जो 10 डे का अपन स्लॉट बनाते हैं कि हाँ मतलब ये 10 दिन हमें रिवाइज करना है, उस स्लॉट में मैंने ये चीज़ ट्राई करी थी कि मैं पहले हाफ में कोई थ्योरी सब्जेक्ट मतलब कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ती थी, सेकेंड हाफ में मैं न्यूमेरिकल लगाती थी, लेकिन उस सब्जेक्ट के नहीं, या तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट या कोई भी और सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट के नहीं लगाना है। तो बेसिकली मेरे साथ ये होता था कि मैं रिवाइज जब कर रही हूँ, एक तो दो सब्जेक्ट्स एक ही दिन में रिवाइज हो रहे हैं, प्लस न्यूमेरिकली भी रिवाइज हो रही हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़े ही जा रही हूँ पूरे दिन कुछ भी, या ऐसा भी नहीं कि मैंने थ्योरी मिस कर दी किसी की। तो प्रॉपर एक चार्ट बनाया था जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे दिन का लिखा था कि इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये। अब ये होता नहीं है, एट द एंड ऐसा होता है कि बच जाती हैं कुछ चीज़ें, तो वो उसके लिए बफर टाइम भी रखना पड़ता है कि आप रखो, आप एक दिन रख दो। जैसे शॉर्ट नोट्स में मैंने 2 पन्ने रखे थे, आप दिन रख लो, एक दिन रखो कि हाँ इस दिन ये ऐसे कर देंगे। सही स्ट्रैटेजी है, रिवीजन की भी एक अलग स्ट्रैटेजी है कि आपने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, वो भी अलग-अलग सब्जेक्ट के, राइट? करेक्ट, क्योंकि रिवीजन एक्चुअली थोड़ा स्टूडेंट्स को बोरिंग लगने लगता है, एक ही तरीके से बार-बार करते रहना ना, तो उसको यू कैन मेक इट फन, थोड़ा अलग-अलग गेमिफाई कर सकते हो, अलग मिक्स एंड मैच कर सकते हो, जस्ट टू कीप यू गोइंग। क्योंकि रिवाइज करने का ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, देखो आप रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से निकलता रहेगा,
और करना बोरिंग लग रहा है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सम वे टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, जैसे दर्शिका ने किया। तो काफ़ी सही लगा दर्शिका तुम्हारी पूरी जर्नी, सारे टिप्स जान के। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा ये इंटरेक्शन। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड विल मेक श्योर कि एक और इंटरेक्शन दर्शिका से करेंगे। और आई एम श्योर, क्योंकि शी हैज़ मेंशन्ड इट मल्टीपल टाइम्स कि बहुत आइटरेशन की है, शी हैज़ ट्राइड मेनी थिंग्स, जिसमें से सम माइट हैव वर्कड, सम माइट नॉट हैव वर्कड। तो आई एम श्योर आगे और भी डिस्कशन होंगे जिसमें शी विल बी एबल टू शेयर मोर ऑफ सच टिप्स। So congratulations once again, Darshika, for your success, and I wish you all Thank the you best. so much, sir. Means a lot to me, sir. Thank you.